परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है, ज़मीं पर बैठकर क्या आसमान देखता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सूर्यवीर। स्वागत करता हूँ आप सभी का साइंस बाय सूर्यवीर में। और आज हम पढ़ने वाले हैं, एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे और उस टॉपिक का नाम होगा लोकोमोशन एंड मूवमेंट, यानी गमन और संचलन। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसमें हम मूविंग ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी किन किन अंगों के द्वारा ह्यूमन में गति पाई जाती है या फिर मूवमेंट पाया जाता है। वो सारे ऑर्गेनेलिज जो मूवमेंट में सहायक होते हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। देखो, एक कोशिकीय जीव हो या फिर कोई बहुकोशिकीय जीव हो, सब में कोई न कोई गमनांग पाया जाता है या कोई लोकोमोटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं जो गमन में सहायक होते हैं। तो देखो, टॉपिक का नाम ही है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। क्या है? लोकोमोशन एंड मूवमेंट। लोकोमोशन एंड मूवमेंट, इसको हिंदी में बोलते हैं संचलन, गमन एंड संचलन। गमन और संचलन। अब देखो, दो चीजें होती हैं, एक तो गमन करना और एक संचलन करना, यानी लोकोमोशन एंड मूवमेंट। विज्ञान की भाषा में इसे ये होता है लोकोमोशन और मूवमेंट। तो सबसे पहले हम देखते हैं लोकोमोशन और मूवमेंट में अंतर क्या होता है। तो देखो, मूवमेंट की अगर बात करें तो देखो, मैं जैसे इस हाथ को हिला रहा हूँ, ऐसे इस प्रकार से कर रहा हूँ, या कोई ऐसे पैरों को हिला रहा हूँ, तो ये क्या हो गया? ये एक मूवमेंट हो गया। और अगर मैं यहाँ से चल करके वहां पर जाऊं, इस प्रकार से अगर मैं चलूं, तो ये क्या हुआ? लोकोमोशन हुआ। अब मैं लोकोमोशन जैसे मैंने किया, तब उसमें मूवमेंट भी हुआ, क्योंकि उसमें मैंने हाथ पैरों को भी मूव किया। अरे यस और नो? तो जिसमें मैं हाथ पैरों को मूव कर रहा हूँ और चल भी रहा हूँ, तो वो है लोकोमोशन। और मूवमेंट केवल एक स्थान पर खड़े रहकर भी मैं कर सकता हूँ, जैसे गर्दन को ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे, ये सब क्या है? मूवमेंट। लेकिन मेरी लोकेशन चेंज नहीं हुई ना, मेरी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया, लोकेशन सेम है। तो ये क्या है? लोकेशन जब सेम रहती है, अपनी स्थिति जब सेम रहती है, तब उसको हम बोलते हैं मूवमेंट। और जब हम लोकोमोशन इसको बोलते हैं, देखो लोकोमोशन में एक शब्द आ रहा है लोक। लोक से आप बोल दो कि इसमें लोकेशन चेंज होती है, ये मान लो ऐसे। लोकेशन, लोकेशन यानी हम बोलते हैं, यानी स्थिति। लोकेशन मीन्स स्थिति। स्थिति में परिवर्तन, परिवर्तन क्या कहलाता है फ्रेंड्स? लोकोमोशन। लोकोमोशन, ठीक है। और स्थिति में अगर परिवर्तन नहीं आया, लोकेशन में अगर कोई परिवर्तन नहीं आया, मैं ऐसे की ऐसे ही हूं और केवल हाथ पैर गर्दन को हिला रहा हूं, तो ये क्या हुआ? अंगों का मूवमेंट हुआ केवल, ठीक है। जिसे संचलन कहते हैं विज्ञान की भाषा में। अगर मैं यहाँ से चलकर वहां तक जाता हूँ, तो मेरी लोकेशन में परिवर्तन हुआ, इसका मतलब मेरी स्थिति बदली और साथ में मूवमेंट भी हुआ। तो लोकोमोशन में मूवमेंट छुपा रहता है। लोकोमोशन में, लोकोमोशन में मूवमेंट, मूवमेंट छिपा रहता है, छिपा रहता है। ओके फ्रेंड्स, लोकोमोशन में मूवमेंट छिपा रहता है, इसका मतलब हर लोकोमोशन जो है वो क्या है? मूवमेंट है। लेकिन हर मूवमेंट लोकोमोशन नहीं है। देखो, मैं ऐसे मूवमेंट कर रहा हूँ, तो ये लोकोमोशन नहीं है। लेकिन अगर मैं लोकोमोशन कर रहा हूँ, तो उसमें मूवमेंट शामिल होता है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि एवरी लोकोमोशन इज द मूवमेंट, बट एवरी मूवमेंट इज नॉट लोकोमोशन। इसका मतलब लोकोमोशन मूवमेंट होता है, हर लोकोमोशन मूवमेंट होता है, पर हर मूवमेंट लोकोमोशन नहीं होता है। ओके फ्रेंड्स, पहले फैक्ट के बारे में हमने चर्चा करी है। इसके बाद में हम देखते हैं कि द मूविंग ऑर्गन्स इन द ह्यूमंस। ओके फ्रेंड्स, या फिर हम बोल सकते हैं टाइप ऑफ मूवमेंट इन ह्यूमन। क्या? टाइप, टाइप ऑफ मूवमेंट इन ह्यूमन।
यानी मनुष्य में मूवमेंट के प्रकार। ठीक है, किन किन अंगों के द्वारा मूवमेंट कर सकते हैं, इसका मतलब यही है। देखो, टाइप्स 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 ऑफ मूवमेंट इन ह्यूमन, तो ह्यूमन में मूवमेंट के प्रकार। ठीक है, मनुष्य में मूवमेंट। अब मूवमेंट तो आप जानते ही हो, हर चीज की हिंदी लिखना विज्ञान में जरूरी नहीं होता है, इसमें साइंस टर्म ही ज्यादा यूज में लिया जाता है। मनुष्य में मूवमेंट के प्रकार। अब मूवमेंट जानते होंगे, मूव करना, मूवमेंट बना है मूव से, मूव करना यानी हिलना डुलना, ऐसे हिलना, ये सब ये होता है मूव। ओके फ्रेंड्स, अब इसमें देखो, अगर टाइप्स ऑफ मूवमेंट की अगर मैं बात करूं तो उसमें कितने प्रकार के मूवमेंट हो सकते हैं। देखो, एक तो होता है अमीबीय मूवमेंट, अमीबीय, अमी ए अमीबॉइड, अमीबॉइडल मूवमेंट, मूवमेंट ये सबसे सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मूवमेंट है। ये कैसा है, सिंपलेस्ट टाइप, यानी सबसे सरल प्रकार का मूवमेंट अगर कुछ होता है तो वो होता है अमीबॉइडल मूवमेंट, या फिर अमीबीय गति। अमीबीय गति कह लो, मूवमेंट को गति कह लो। ओके फ्रेंड्स, अमीबॉइडल मूवमेंट, इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें होता है स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म। क्या होता है, स्ट्रीमिंग, स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म। अभी समझाएंगे प्रोटोप्लाज्म इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म, स्ट्रीमिंग, अरे स्ट्रीमिंग होती है धारा, जैसे धारा बहती है ना, जल की धारा बहती है, उसी प्रकार से जो प्रोटोप्लाज्म जो होता है उसका एक्सटेंशन होता है। यानी आदिम प्रकार में, या में सिंपलेस्ट टाइप में, सरलतम प्रकार में जब गति होती है तो वो इस प्रकार से होती है कि उसमें जो केवल जो सेल के अंदर या कोई कोशिका के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसका एक्सटेंशन होता है, वो बढ़ता है। तो ये भी एक प्रकार की गति होती है, और वो किस में पाई जाती है, अमीबा में। अरे किस में पाई जाती है फ्रेंड्स, अमीबा में। और अमीबा जो होता है वो किस में आता है, अमीबा के बारे में अगर हम बात करें तो अमीबा प्रोटिस्टा जगत का प्राणी होता है। देखो 1969 में R.H. व्हिटेकर ने, रॉबर्ट H. व्हिटेकर ने संपूर्ण जीव जगत को 5 भागों में बांटा था, जिसमें है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। तो जो अमीबा होता है उसको मोनेरा के बाद में जो प्रोटिस्टा आता है उस जगत में रखा। अरे यस और नो, तो ये प्रोटिस्टा जगत का प्राणी है, किसका, प्रोटिस्टा। और प्रोटिस्टा में भी अमीबी है, प्रोटिस्टा। और प्रोटिस्टा जगत में भी, उसमें आगे हम डिवाइडेंस होता है, डिवीजन होता है, उसमें आता है ये अमीबीय प्रकार में, अमीबीय प्रोटोजोआ, अमीबीय। ठीक है, तो ये सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मूवमेंट है। कैसा है फ्रेंड्स, सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मूवमेंट, सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मूवमेंट, यानी कि गति करने का सबसे सरलतम तरीका है या सबसे सरलतम प्रकार है मूवमेंट। ओके फ्रेंड्स, पहली बात। अब हम क्या करेंगे, देखो, अब दूसरी जो होती है इसको हम मिटा देते हैं, यहां से इससे मिटा दें। दूसरी होती है हमारी सिलियरी मोशन। क्या होती है, सिलियरी मोशन, सिलियरी मोशन, सिलियरी मोशन, सिलियरी मोशन जिसमें ऐसा मोशन या ऐसी गति जो सीलिया के माध्यम से होती है। सीलिया और फ्लैजेला ये एक कोशिकीय गमनांग होते हैं जो गमन में सहायता करते हैं। अब सीलिया मानव के शरीर में बहुत सारे स्थान पर पाए जाते हैं। सीलिया जो होते हैं वो गति में सहायक होते हैं, और इस प्रकार की गति को हम सीलियरी मोशन कहते हैं। अब ये सीलियरी मोशन कहाँ कहाँ पाया जाएगा शरीर में, इसका मतलब कहाँ कहाँ सीलिया पाए जाएंगे जो गति में सहायक होंगे। अरे यस और नो, तो ये सीलिया
देखो होलो ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर मानव शरीर में जहां भी होगी वहां सीलिया पाए जाएंगे। अब होलो ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर का मतलब है खोखली जगह। होलो होलो ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर इसका मतलब खोखली जगह, खोखली, खोखले स्थान पर, खोखले स्थान पर। अब खोखला स्थान कहाँ है शरीर में ये बताओ। जैसे हमारी हमारी ट्रैकिया है, श्वास नली, अब ये खोखली है, अंदर से खाली है, तो एक नलीनुमा संरचना है। खाली नलीनुमा संरचना जहां भी पाई जाएगी, चिकनी पेशियां जहां भी पाई जाएंगी, वहां पर ये जो है सीलियरी मोशन पाया जाएगा। उदाहरण के लिए हम देखें तो कहाँ पाई जाएगी, ट्रैकिया में। ट्रैकिया का मतलब श्वास नली, क्या होती है, श्वास नली, ट्रैकिया। दूसरी मूत्राशय, खाली जगह है, मूत्राशय। और एक स्थान की जो एग होता है वो फेलोपियन ट्यूब में, फेलोपियन ट्यूब में जो एग का मूवमेंट होता है वो कैसा होता है, तो वो भी सीलियरी मोशन होता है। अरे जब एग मूवमेंट करता है अंडाशय से, जब एग फ्री होता है तब वो फेलोपियन ट्यूब में जाता है। और फेलोपियन ट्यूब में जो एग का मूवमेंट होता है या अंडे का जो मूवमेंट होता है फीमेल में, मादा मानव में अंडे का फेलोपियन ट्यूब में मूवमेंट क्या कहलाता है, सीलियरी मोशन। अरे यस और नो। ठीक है फ्रेंड्स। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो देखो ये लिख लो, फेलोपियन ट्यूब में एग, एग, एग इन फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब में एग की जो गति होती है वो कैसी होती है, सीलियरी मोशन या सीलिया के द्वारा गति होती है। अब नेक्स्ट आता है फ्लैजिलर मूवमेंट, फ्लैजिलर, फ्लैजिलरी मूवमेंट। ये किस प्रकार की गति होती है, तो ये होती है स्पर्म का वेजाइनल ट्रैक्ट में मूवमेंट, स्पर्म इन वेजाइनल, वेजाइनल ट्रैक्ट। वेजाइनल ट्रैक्ट में स्पर्म का जो मूवमेंट रहता है वो भी किस प्रकार का मूवमेंट रहता है, फ्लैजिलर मूवमेंट। और नेक्स्ट आता है मस्कुलर मूवमेंट। अरे नेक्स्ट कौन सा आता है, मस्कुलर मूवमेंट। और इस मस्कुलर मूवमेंट यानी मसल के द्वारा गति, मस्कुलर मूवमेंट। और इस मस्कुलर मूवमेंट के बारे में हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब मस्कुलर मूवमेंट का मतलब है हमारी बॉडी में जहाँ जहाँ मसल्स पाई जा रही हैं उन मसल्स के द्वारा जब हम कॉन्ट्रैक्शन करते हैं तो ये गति हो गई मस्कुलर मूवमेंट। अब जैसे देखो मैं हाथ को ऐसे कर रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो गई, ये जो गति हो गई मसल्स के माध्यम से गति हो रही है, तो ये गति हो गई मस्कुलर मूवमेंट। अब देखो हाथों में, पैरों में, यहाँ पर जैसे हम दौड़ते हैं तो जो गति करते हैं वो कौन सी गति हो गई है, मस्कुलर मूवमेंट। मस्कुलर मूवमेंट तो मसल्स के माध्यम से होती है, ठीक है। इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अब मसल्स को देखें हम, मसल, मस्कुलर मूवमेंट इसका मतलब हो गया पेशीय गति, पेशीय गति। ओके फ्रेंड्स, अब मसल्स के बारे में हम देखें, पेशीय के बारे में, पेशी, पेशी। अब पेशी होती क्या है, पेशी, मसल्स। देखो पेशी भी एक प्रकार के ऊतक होते हैं लेकिन ये मॉडिफाइड हैं, ऊतक होते हैं या टिश्यू, क्या है, टिश्यू। ओके फ्रेंड्स, और इनकी उत्पत्ति मीजोडर्म से होती है, किससे होती है, मीजोडर्म से। मीजोडर्म जो जनन स्तर होता है, मीजोडर्म से। जैसे देखो यहाँ पर क्या पाए जा रहे हैं, बाइसेप्स और ट्राइसेप्स मसल्स पाई जाती हैं, इसी प्रकार से पैरों में। और वे पेशियां
जिनका संपर्क हमारे कंकाल तंत्र से रहता है, यानी बोन से या हड्डियों से जुड़ी हुई जो पेशियां होती हैं, उन पेशियों को हम बोलते हैं कंकालीय पेशी। ठीक है, तो मेसोडर्म से इनकी उत्पत्ति होती है और पूरी बॉडी का लगभग 40% भाग इन मसल्स या पेशियों से। और पेशी होती कुछ नहीं है, पेशी भी एक प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, लेकिन ये मॉडिफाइड सेल्स हैं। मॉडिफाइड का मतलब है इन कोशिकाओं में कुछ परिवर्तन, इनकी फिजियोलॉजी के आधार पर कुछ परिवर्तन हुआ, वो हैं। बाकी इनमें फंक्शनिंग वही होती है जिस प्रकार से एक सामान्य सेल करती है, लेकिन इनका यूज है, अब पता था कि भगवान ने उसी तरह से व्यवस्था बनाई कि हो सकता है कि ये मस्कुलर, ये जो स्केलेटन सेल्स, स्केलेटन मसल्स हैं, यानी जो कंकालीय पेशियां हैं, इनका उपयोग दौड़ने भागने में किया जाता है, और ये कंकालीय यानी बोन से जुड़ करके बनी हुई होती हैं, तो इनको लंबा बना दिया। ठीक है, और इनका नाम भी उसी हिसाब से परिवर्तन कर दिया। जैसे वैसी सामान्य कोशिका में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतः प्रदब्य जालिका होती है, उसी को पेशीय कोशिकाओं में क्या बोला जाता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सामान्य कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, उसको पेशीय कोशिकाओं में क्या बोला जाता है, सार्कोसोम बोला जाता है। सामान्य कोशिकाओं की जो झिल्ली होती है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लेकिन इसमें हम बोलते हैं पेशीय कोशिकाओं में हम उसको बोलते हैं क्या, सार्कोलेमा। तो इस प्रकार से, और ये इनकी उत्पत्ति मेसोडर्म से होती है। ये पूरी शरीर का 40% भाग बनाती हैं क्या, मसल्स शरीर का 40% भाग बनाती हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंकालीय पेशी। क्या पढ़ेंगे, कंकाल पेशी। कंकाल पेशी, इसको हम बोलते हैं स्केलेटन मसल्स। स्केलेटन मसल्स, कंकालीय पेशी वे पेशियां होती हैं जिनका संपर्क हमारे स्केलेटन सिस्टम से होता है, यानी कंकाल तंत्र से रहता है। और स्केलेटन सिस्टम में हम किसका अध्ययन करते हैं, बोन का या हड्डियों का अध्ययन करते हैं। तो वे पेशी या कोशिका जो हमारी हड्डियों से जुड़ी हुई रहती हैं, उनको हम बोलते हैं कंकाल पेशी। अगर मैं जैसे यहाँ से एक कंकाल पेशी को लेना चाहूँ, तो यहाँ से जैसे अगर मैं कट कर दूंगा, तो इस प्रकार से देखो, एक हमें कंकाल पेशी का यहाँ पर डायग्राम आपके सामने ड्रॉ करने जा रहा हूँ। ठीक है, ये है। अब इसमें क्या पाया जाएगा, अब देखो ये एक कंकाल पेशी हो गई। ठीक है, अब ये तो है नहीं कि मैं एक कंकाल पेशी में से एक पेशीय कोशिका को निकाल लूंगा, तो काटूंगा तो इसमें पूरा ऊतक आएगा। तो ये है मसल टिश्यू या पेशीय ऊतक, मसल टिश्यू या पेशीय ऊतक, पेशीय ऊतक। इस पेशीय ऊतक को जब मैं काट करके और सूक्ष्मदर्शी से देखूंगा, तब उसमें मेरे को ये दिखेंगी, इस प्रकार से ये बंडल दिखेंगे, और इनको ही हम बोलते हैं मस्कुलर बंडल। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, मस्कुलर बंडल्स। ऐसे बहुत सारे बंडल मेरे को इसमें अंदर दिखेंगे। तो ये मसल टिश्यू है, और मसल टिश्यू में ये क्या पा गए, ये क्या है, मसल बंडल, मसल बंडल। और बंडल तो बंडल ही होते हैं, बीड़ी का बंडल थोड़ी है ये, कोई मसल का बंडल है। अब ये मसल में, ये मसल बंडल हो गई। अब ये मसल बंडल आपस में कनेक्ट रहते हैं किससे, कनेक्टिव टिश्यू से। अब कनेक्टिव टिश्यू देखो, इस प्रकार से ये कनेक्ट रहते हैं, मसल बंडल आपस में कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये क्या हो गया, कनेक्टिव टिश्यू। और इस कनेक्टिव टिश्यू को ही मैं बोलूंगा फेशिया। अरे क्या बोलूंगा फ्रेंड्स, फेशिया। और ये जो मसल बंडल हैं, इन मसल बंडल को ही क्या बोलते हैं, फेशिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 11th क्लास एनसीईआरटी इसको फेशिकल बोलती है। क्या, फेशिकल। मसल बंडल इज कॉल्ड फेशिकल। और मसल बंडल जिससे कनेक्ट रहते हैं, जिस कनेक्टिव टिश्यू से,
तो उस कनेक्टिव टिश्यू को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? फेशिया। क्या बोलते हैं? फेशिया। कनेक्टिव टिश्यू या फिर संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक किसको जोड़े रखती है? मसल बंडल को जोड़ती है। मसल बंडल को जोड़ती है। ओके फ्रेंड्स, अब ये मसल बंडल हो गए, और मसल बंडल किसके द्वारा जुड़े हुए हैं? कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी ऊतक के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। अब ये मसल बंडल के अंतर्गत ये छोटे छोटे जो आपको दिख रहे हैं, ये छोटी छोटी जो आपको दिख रही हैं, देखो ये क्या है? ये मसल सेल्स हैं, और मसल सेल को ही मसल फाइबर कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि मसल फाइबर क्या है और मसल सेल क्या है। यहाँ पर पाई जाएंगी मसल कोशिकाएं। बताओ कितनी अंदर पाई गई हैं? ये हैं मसल कोशिकाएं। एक मसल कोशिका को मैं बाहर निकाल लेता हूं उसमें। बताओ सबसे पहले क्या था? सबसे पहले था ये पूरा मसल टिश्यू, और मसल टिश्यू के अंतर्गत ये पाए गए क्या? मसल बंडल। और मसल बंडल के अंतर्गत ये पाई जा रही हैं क्या? मसल सेल। अब मसल सेल को ही मैं क्या बोलूंगा? मसल फाइबर। ये मसल सेल्स पाई गई हैं, और एक मसल सेल्स को मैं वैसे बाहर निकाल के देखूं, इसको ही मैं बोलता हूं मसल फाइबर या मसल सेल। फाइबर या मसल सेल। ओके फ्रेंड्स, ठीक है। उदाहरण के लिए देखो, मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूं एक। ये है एनसीईआरटी का डायग्राम 11th क्लास का। इसमें क्या है? ये पूरा मसल टिश्यू है या मसल ऊतक है। मैंने काटा यहाँ से, तब आपको ऐसे दिखेगा, ठीक है। इसमें ये देखो बहुत सारे आपको ये दिख रहे होंगे मसल बंडल। क्या दिख रहे हैं? मसल बंडल। ये देखो ये मसल बंडल दिख रहे हैं। ये एक मसल बंडल, ये मसल बंडल, और ये भी मसल बंडल है। मसल बंडल मतलब पेशिया गुच्छ बोल सकते हैं, पेशियों के गुच्छे, ठीक है। ये मसल बंडल दिख गया, ये एक मसल बंडल, और उस मसल बंडल, और ये देखो ये बीच में जो आपको दिख रहा है ना, ये बीच में, ये बताओ किससे कनेक्ट हैं? ये किसी कनेक्टिव टिश्यू से कनेक्ट रहते हैं या जुड़े हुए रहते हैं, और इसमें पाए जाते हैं मसल बंडल में मसल सेल। मसल सेल को ही क्या बोलते हैं? मसल फाइबर। और फाइबर नाम इनका इसलिए पड़ा क्योंकि ये साइज में लंबे होते हैं, फाइबर होते हैं। फाइबर का मतलब है लंबे। इनको फाइबर इसीलिए नाम दिया गया क्योंकि ये साइज में कैसे होते हैं? लंबे। ये देखो ये जो मैं काला गोला जिन पर कर रहा हूँ वो क्या है? मसल फाइबर या मसल सेल्स, ठीक है। और ये पूरा जो बड़ा वाला गोला है इसको बोलते हैं मसल बंडल। देखो यहाँ पर एक को हाईलाइट करके दिखाया है, तो देखो ये सब क्या है? मसल कोशिकाएं या मसल फाइबर्स हैं ये, ठीक है। अब एक मसल फाइबर को इसमें देखो ये लंबा करके दिखाया है जो रेड कलर का है, ये मसल फाइबर है। इसको ही हम क्या बोलते हैं? मसल सेल, ठीक है। ये एक को निकाल लिया, ऐसे को, इसको एक को निकाल लिया। अब हम इसको निकाल के देखेंगे इसमें क्या होता है। तो देखो सबसे पहले मसल टिश्यू, बड़े से छोटे की ओर अगर हम देखें तो मसल टिश्यू। मसल टिश्यू के बाद में हमने उसमें क्या देखा था? मसल बंडल। मसल बंडल, और मसल बंडल के अंतर्गत क्या मिली थी हमको? मसल फाइबर, ठीक है। और मसल फाइबर, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं? मसल सेल्स। क्या बोल सकते हैं? मसल सेल्स, ठीक है। और मसल सेल के अंतर्गत हमको क्या मिलेंगे? मायोफिलामेंट्स। मायोफिलामेंट्स, मायोफिलामेंट्स या फिर पेशीय तंतु। पेशीय तंतु। और इन ये मायोफिलामेंट्स या पेशीय तंतु, ये मायोफिलामेंट्स या पेशीय तंतु माय डियर फ्रेंड्स दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं पतले तंतु, एक होते हैं पतले तंतु या थिन फिलामेंट। क्या होते हैं? थिन फिलामेंट। और दूसरे होते हैं मोटे तंतु। मोटे तंतु या फिर बोलें तो थिक फिलामेंट। थिक फिलामेंट। और ये जो थिन फिलामेंट जो होते हैं
वो एक प्रोटीन से मिलकर के बना होता है और उसमें मेजर रूप से या बड़े भाग में जो प्रोटीन पाई जाती है वो पाई जाती है एक्टिन प्रोटीन। कौन सी? एक्टिन प्रोटीन। एक्टिन प्रोटीन। और एक्टिन के साथ में कुछ मात्रा में इसमें ट्रोपोनिन या ट्रोपोमायोसिन भी पाई जाएगी, उसका हम आगे अध्ययन करेंगे। ठीक है, एक्टिन प्रोटीन प्लस कुछ मात्रा में ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन पाई जाती है और मोटे तंतु भी प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं और इसमें जो प्रोटीन पाई जाती है माय डियर फ्रेंड्स, उस प्रोटीन को हम बोलते हैं मायोसिन प्रोटीन। क्या बोलते हैं? मायोसिन प्रोटीन। प्रोटीन। ठीक है, अब मैं एक अगर देखो, सबसे पहले मसल टिश्यू। मसल टिश्यू का मतलब हो गया पेशीय ऊतक। पेशीय ऊतक के अंतर्गत पेशीय गुच्छे। पेशीय गुच्छे। और पेशीय गुच्छे में क्या रहते हैं? पेशीय कोशिका। पेशीय कोशिका। पेशीय कोशिका। और पेशीय कोशिका में क्या पाए जाते हैं? पेशीय तंतु। अब मैं आपको एक डायग्राम ड्रॉ करके बताता हूं कि ये कैसे पाए जाते हैं। ठीक है, देखो, ये है एक मसल सेल। इस मसल सेल को, यह है एक मसल सेल और इसी मसल सेल को मैं बोलूंगा मसल फाइबर। और इस मसल फाइबर के अंतर्गत पाए जाएंगे मायोफिलामेंट्स या मायोफाइब्रिल या पेशीय तंतु। और ये पेशीय तंतु यहाँ पर पैरेलली अरेंज्ड रहते हैं इस प्रकार से। देखो, इस प्रकार से, ये इस प्रकार से पैरेलली अरेंज्ड रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये हैं। अब इसी में पाए जाते हैं पतले तंतु और मोटे तंतु। ठीक है, तो ये जो डायग्राम है ये है एक पेशीय कोशिका का। पेशीय कोशिका का। इस पेशीय कोशिका के अंतर्गत क्या मिलेंगे? पेशीय तंतु। और ये क्या है? पेशीय तंतु। ये पेशीय तंतु मोटे तंतु और पतले तंतु, इसमें दो प्रकार के तंतु पाए जाएंगे। ठीक है, ये क्या है? एक मसल सेल्स या मसल फाइबर हम इसको बोलते हैं। बताओ, अब इसमें सबसे बड़ी बात क्या है? देखो, इसकी जो झिल्ली है इसको हम बोलते हैं क्या? सार्कोलेमा। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? सार्कोलेमा। 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 क्योंकि सार्को शब्द जहां पर आ जाए, इस सार्को एक हिंदी में आने वाले उपसर्ग की तरह इसमें एक प्रफिक्स लगता है कि सार्को शब्द जहां पर आ जाए आपको समझ लेना है कि ये पेशी से या मसल से संबंधित है। इसलिए इसकी जो मसल जो है, मसल कोशिका, उसकी झिल्ली को हम बोलते हैं सार्कोलेमा। और इसमें पाए जाने वाले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम बोलते हैं क्या? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं? सार्कोप्लाज्मिक। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रेटिकुलम। अरे यस और नो फ्रेंड्स, यह है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया जो पाया जाता है, उस माइटोकॉन्ड्रिया को, माइटोकॉन्ड्रिया, उस माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है फ्रेंड्स सार्कोसोम। क्या बोला जाता है? सार्कोसोम। सार्कोसोम। ठीक है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम आयंस बनते हैं। और इसमें पेशीय तंतु जो पैरेलली अरेंज्ड रहते हैं। ये एक मसल सेल का डायग्राम है। मसल सेल। ठीक है, तो सबसे पहले अब आगे हम अध्ययन करेंगे कि इसमें पतले तंतु और मोटे तंतु यानी थिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट किस प्रकार से प्रोटीनों से मिलकर बने होते हैं और मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन की पूरी मैकेनिज्म का अध्ययन करते हैं। यानी हम इस तरह से अगर कॉन्ट्रैक्शन करते हैं तो वो किस प्रकार से कंडक्ट होती है, उसकी पूरी प्रक्रिया, उसके बारे में हम बेसिक से, रूट लेवल से एकदम से और एडवांस लेवल तक उस चीज़ के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज इतना ही हम अध्ययन करेंगे।
आज विदा लेते हैं आज के इस एपिसोड से और मिलते हैं कल इसी को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, नमस्कार।